नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर के समीप ग्राम कंगौली में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान पूर्वक आहुति दी और बस्तर सहित प्रदेशवासियों की प्रगति और खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने प्रांगण में सागौन के पौधे रोपे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी मजबूत रह सकता है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो। हमारे देश की बुनियाद हमारी सनातन परंपराओं में है। सनातन परंपरा हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख देती है और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। अपने देश और राज्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को भी सनातन परंपरा के वही संस्कार प्रदान करें जो हमें अपने शिक्षकों और अभिभावकों से मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गायत्री मंत्र हमारी सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यह मंत्र हमें सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। विद्या भारती संस्थान में विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति के संस्कार भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है और इसी ध्येय के साथ प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में IIT, IIM जैसी उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान उपलब्ध हैं। इसके अलावा राज्य में 341 PM श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं जहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही प्रदेश के विद्यार्थियों को जरूरी सुविधाएं और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के नालंदा परिसर भी बड़े शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति और दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए बनाए गए यूथ हॉस्टल के संबंध में भी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने विद्या भारती संस्था के विकास के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टेकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। अब ये देखिए तो बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपना गुरु भी मानते हैं, लेकिन सांसद में उनका पेपर भी फाड़ते हैं। और अब जब देश 7 दिन शोक में चला गया, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया और वो वियतनाम चले गए, तो इससे और दुख की बात और निंदनीय बात क्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने के लिए नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार भाटापारा जिले में अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय यानी कट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेक्वल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज योजना के इंटेक्वल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में भी पूछा और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों की टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीएड डिग्रीधारी 2,897 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार का यह अविवेकपूर्ण और तानाशाही रवैया है। इन शिक्षकों की बर्खास्तगी शायद सरकार का संवेदनशील और अमानवीय कदम है। सरकार चाहती तो इन शिक्षकों की नौकरियां बचाई जा सकती हैं। हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि इन शिक्षकों की फिर से बहाली की जाए। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी है तब से युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनकी लगी नौकरी छीनने का काम कर रही है। शिक्षक बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे, लेकिन वहां उनके साथ बदतमीजी की गई। रोते हुए शिक्षकों को मारा पीटा गया। इन 2,897 प्रभावित शिक्षकों में से लगभग 70% शिक्षक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। मुख्यमंत्री स्वयं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, लेकिन दलीय चाटुकारिता में भी गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार यदि चाहे तो इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए उन विकल्पों पर भी अमल करके पीड़ित प्रतिभागियों के साथ न्याय किया जा सकता है। सरकार चाहे तो शिक्षा विभाग में लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उनमें समायोजित किया जा सकता है। 33,000 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं, उसमें समायोजित किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन के पदों पर यह सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है। उन पदों पर भी न पात्र अभ्यर्थियों का समायोजन किया जा सकता है। लेकिन यह सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है। युवाओं की पीड़ा से इनका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस फैसले को वापस लेकर युवाओं को नौकरी पर बहाल करे। 3,000 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया जाना बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन शिक्षकों की फिर से बहाली किया जाए। यह सरकार जब से बनी है युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके रोजगार छीन रही है। शिक्षक बड़ी आशा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे, वहां पे उनके साथ में बदतमीजी की गई। रोते हुए शिक्षकों को मारा गया, पीटा गया। इन 3,000 शिक्षकों में से 70% अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, तो ये गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है प्रदेश में युवाओं के हकों पर डाका डाला जा रहा है। ठीक है, अदालत के निर्णय के बाद में इनकी बर्खास्तगी की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन ये सरकार चाहे तो शिक्षा विभाग में 80,000 से अधिक पद खाली है। 33,000 शिक्षकों की नियुक्तियों करने का इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया था। उसके बाद भी इन शिक्षकों को बर्खास्त किया जाना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल सरकार इन शिक्षकों को समान वेतन पे दूसरी जगह समायोजित करे। बात करेंगे बिहार की। पटना में 13 दिसंबर से बीपीएससी कैंडिडेट्स धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि 70वीं पीटी परीक्षा रद्द की जाए। इधर कैंडिडेट्स के समर्थन में पप्पू यादव ने आज यानी शुक्रवार को बिहार बंद बुलाया है। पप्पू यादव के समर्थक सुबह 9 बजे सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए पहले से रेलवे स्टेशन पर भारी फोर्स तैनात की गई थी। 10 मिनट बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाया और ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। पुलिस ने टांग कर सभी को हटाया। पप्पू यादव ने बंद के दौरान राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की बात कही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण चक्का जाम रहेगा। हमारा उद्देश्य शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे का निर्णय छात्रों का होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नए साल को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नए साल में उनकी पार्टी का संकल्प है कि बिहार से बेरोजगारी और पलायन को खत्म किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को पढ़ाई, दवाई और कार्यवाही वाली सरकार की जरूरत है जो जनता की सुनवाई करे और राज्य को देश के अव्वल राज्यों में शामिल करे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए साल में बिहार को नई दिशा देने का समय आ गया है। अब एक नई सरकार और नई सोच को बिहार को
आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को पुराने बीज की तरह बताते हुए कहा कि अब समय नए ब्रांड और नए बीज का है, जिससे बिहार की नस्लों का भविष्य बेहतर हो सके। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद और समर्थन से बिहार को प्रगति की राह पर ले जाया जाएगा। उन्होंने इस साल को बदलाव का साल बताते हुए बिहार के विकास का सपना साझा किया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड में अध्यापक शिक्षक संघ की रैली एवं धरना प्रदर्शन में शामिल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज सिंह भदौरिया ने बताया कि जिले में गत 2 वर्षों से अध्यापक शिक्षक वर्ग को एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा है और क्रमोन्नत आदेश होने के बाद क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिल रहा है। सिर्फ भिंड जिले में ही सार्थक ऐप का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसके विरोध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस से जिला कलेक्टर कार्यालय के बीच रैली निकाली और धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, अध्यापक शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी एवं शिक्षकगण मौजूद रहे। अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुलवाया और जिला कलेक्टर से अपनी उपस्थिति में शिक्षक प्रतिनिधि मंडल की चर्चा कराई। कलेक्टर के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया गया है। आज तक ये माने क्या रहता है कि टीचर की जवाबदारी है कि हम तनख्वाह लेते हैं तो हमको पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। और कोई साथ लेट जाते हो तो लेट लगा दो हाजुली। साथ उन लोगों के लिए है तो कभी स्कूल जाते ही नहीं है। साथ में कोई गलत चीज नहीं है। और सरकार की हम तनख्वाह लेते हैं तो पढ़ाने के लिए स्कूल में मुझे जाना चाहिए। किसी का हम लेट हो गए बट सब का लेट लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा यहाँ आने का प्रमुख बिंदु ये है कि 2 साल से हम सभी शिक्षकों के एरियल का भुगतान लंबित है। शासन के आदेश के बावजूद भी, डीओ साहब के आदेश के बावजूद भी, कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद भी हमारे जो डीडीओ है पूरे जिले में उन्होंने नहीं निकाला। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जिसका 50,000 से 1 लाख तक का एरियल पेंडिंग ना हो। तो मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि सर एक शिक्षक अगर 10 मिनट लेट होता आप सस्पेंड करते हैं। रायसेन जिले में कॉपीराइट एक्ट के तहत एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां हजारों लीटर नकली खाने का तेल और कई ड्रम जब्त किए गए हैं। इस मामले में महाकोश ब्रांड के नाम से नकली तेल का उत्पादन और बिक्री की जा रही थी, जो पतंजलि के महाकोश ब्रांड से मिलता जुलता था। पतंजलि कंपनी के वकीलों और कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से इस अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। तो वहीं नकली ब्रांड महाकोशल के नाम से बाजार में तेल बेचा जा रहा था, जो हूबहू असली ब्रांड की पैकेजिंग और डिजाइन की नकल थी। इस अवैध कारोबार को नितिन माहेश्वरी नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बड़े पैमाने पर नकली तेल का उत्पादन कर बाजार में इसकी आपूर्ति शुरू कर दी थी। वहीं कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में ड्रम और पैकेजिंग करने वाली मशीन जब्त की गई है। अब अधिकारी नकली उत्पाद की सप्लाई जिन स्थानों पर हुई है उसकी जांच की बात कर रहे हैं। पतंजलि के अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे नकली उत्पादों के खिलाफ हमारे द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक भी प्रशासन पहुंच सके। बात करेंगे महाराष्ट्र की नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में फायरिंग हुई है। फायरिंग नवी मुंबई के सानपाड़ा के डी मार्ट इलाके में हुई। अज्ञात आरोपियों द्वारा 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में एक शख्स के घायल होने की भी खबर आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के पिपनार गांव में नाली और सड़क की नापी करने पहुंचे लेखपाल को मौके से एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल के गिरफ्तार होने की सूचना पर लेखपाल संघ गाजीपुर के सैकड़ों लेखपाल गुरुवार की शाम 8 बजे सदर कोतवाली पहुंचे, जहां पर लेखपाल श्याम सुंदर के पक्ष में एंटी करप्शन की टीम पर आरोप लगाते हुए फर्जी तरीके से गिरफ्तार करने की बात कहते हुए कोतवाली के गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान लेखपालों ने एंटी करप्शन और सदन
कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान लेखपाल संघ के अध्यक्ष रमेश राम ने बताया कि ग्राम पिपनार में हमारे लेखपाल भाई श्याम सुंदर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच जमीन की नापी कर रहे थे। एक हाथ में गुनिया और दूसरे हाथ में खसरा था। उस दौरान लेखपाल के जेब में किसी ने गलत ढंग से पैसा डाल दिया, जिससे उनको एंटी करप्शन की टीम गलत ढंग से उठा लाई। इस दौरान हमारा प्रतिनिधि मंडल लेखपाल से मिलने जा रहा था और कि कोतवाल द्वारा उनको मिलने नहीं दिया गया है। इससे साफ लग रहा है कि कोतवाल भी इस मामले में शामिल है और एंटी करप्शन द्वारा हमारे भाई को गलत ढंग से फंसाया जा रहा है। लेखपाल संघ शाखा जनपद गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे एक भाई जो कासमाबाद तहसील में पिपनार लेखपाल क्षेत्र पर कार्यरत श्याम सुंदर जी को गलत ढंग से एंटी करप्शन वालों ने उठाया, जबकि वो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के उपस्थिति में, ग्रामवासियों की उपस्थिति में पैमाइश कर रहे थे। एक हाथ में गोनिया थी, दूसरे हाथ में खसरा था। इसके बाद भी किसी ने उनके पॉकेट में जो है पैसा डाला और पैसा डाल करके उनको जो है उठा लिया गया। यहाँ आने के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित लेखपाल से मिलने के लिए निवेदन करता रह गया कोतवाल से, लेकिन कोतवाल ने मिलने नहीं दिया। इन सब स्थितियों को देखते हुए ये लग रहा है कि निश्चित रूप से कोतवाल भी इसमें सहभागी है और एंटी करप्शन वाले गलत ढंग से हमारे भाई को जो है उसमें फंसाया जा रहा है कि बाद में उनसे धन उगाही किया जा सके। जनपद सोनभद्र में खनिज विकास निधि से होने वाले निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जनपद में खनिज विकास निधि यानी डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रावधान इसलिए किया गया था कि खनिज क्षेत्र से मिलने वाले रेवेन्यू से जनपद का विकास करा सके, लेकिन यह ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए लूट का साधन बन चुका है। मामला जिला पंचायत विभाग से करोड़ों की लागत से बनी सड़क का बताया जा रहा है। दरअसल जनपद के खनन क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से डीएमएफ का गठन किया गया था। सड़क, नाली, पानी, लाइट, प्रकाश की व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए खनिज निधि की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से फंड का बंदरबाट किया जा रहा है। 54 ब्लॉक अंतर्गत डाला खनन क्षेत्र में लंगड़ा मोड़ से खदान क्षेत्र के लिए करीब 9 करोड़ की लागत से आरसीसी सड़क का निर्माण 1 वर्ष पहले कराया गया था, लेकिन निर्माण के 1 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क के किनारे नाली का निर्माण नहीं हुआ। सड़क किनारे प्रकाश व्यवस्था का इंतजाम भी नहीं किया गया। सड़कों के बीच पानी जमा होता रहा। न ही इस रोड पर गेट का निर्माण हुआ, लेकिन इस सड़क पर पूरा भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। मानक के अनुसार कार्य नहीं होने से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। कई बार जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई। इस सड़क का निर्माण जिला पंचायत द्वारा किया गया है और धनराशि का भुगतान भी ठेकेदार को करा दिया जाएगा। इस बारे में डीएम ने बताया कि जिला खनिज विकास निधि यानी डीएमएफ का प्रावधान जिले के विकास के लिए किया गया है। बीती 7 दिसंबर को हुई बैठक में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस निधि से किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर डाला क्षेत्र में मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है तो एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी। आगे से इस निधि से कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। संबंधित एजेंसी द्वारा पहले कार्य विभाग का हैंडओवर किया जाएगा। कार्य की लागत का बोर्ड भी लगाया जाएगा, इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। बहरहाल जिन सड़कों पर गड़बड़ी मिली है उनकी इंजीनियरों की टीम से जांच कराई जाएगी। डीएमएफ द्वारा जो है खनन क्षेत्र के विकास हेतु जो व्यवसायियों द्वारा पैसा दिया जाता है उससे कि इस क्षेत्र का विकास हो, और विकास के नाम पे खनन क्षेत्र की जितनी भी सड़कें बनी हैं लगभग अधिकतर सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। सड़क बने साल भर भी नहीं हुआ, सड़कें एकदम टूट रही हैं। जो एस्टिमेट था उसके अनुरूप पूरा कार्य नहीं हुआ है, उसकी टीम बना के हम लोग जांच करवा रहे हैं। और साथ ही अभी 7 दिसंबर को डीएमएफ की बैठक हुई है, उसमें सभी के स्तर से ये तय हुआ है कि डीएमएफ स्तर से जो भी कार्य कराया जाएगा, एक तो उस कार्य पे डीएमएफ का बोर्ड लगाया जाएगा कि वो कितनी लागत से किनकी संस्तुति पे बनी हुई है रोड, और अगर कोई कार्य डीएमएफ करेगा तो संबंधित विभाग को हैंडओवर करेगा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में नवनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संचालित होने में आ रही अड़चन को नगरपालिका कर्मियों ने एसडीएम और ईओ की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से हटा दिया है।
नगर पालिका कर्मियों द्वारा कॉलेज शुरू होने में बाधा बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद अब शहरवासियों में अगले शिक्षा सत्र में कॉलेज संचालित होने की उम्मीद जाग गई है। कॉलेज परिसर में झोपड़ीनुमा मकान बनाकर रह रही महिला को प्रशासन द्वारा सरकारी आवास आवंटित कर कॉलेज संचालित होने में बाधा बन रहे अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर कॉलेज की जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिला मुख्यालय में नवनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के 2025 से 26 शिक्षा सत्र में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर समाज सेवियों द्वारा मांग उठाई जाती रही है। जीजीआईसी बना है, उसके बाउंड्री के अंदर एक महिला ने ठट्टर रख के और एक मंदिर के पीछे एक कमरा बना रखा था, जिसके चलते यहाँ पढ़ाई चालू नहीं हो रही थी। उसी को हटवा दिया गया है। उस महिला को एक कांसीराम आवास दे दिया गया है। यद्यपि कि उसके पास था आवास, लेकिन थोड़ा परिवार बढ़ गया है, तब उसे इसके बदले में कांसीराम आवास भी दे दिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में गरीब परिवार पर कहर टूट पड़ा है। कच्चे घर के अंदर रात में सोते समय कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें नीचे सो रहे सभी लोग दब गए। हादसे के बाद पहुंचे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बुजुर्ग मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं एक मासूम बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के अझुआ कस्बे की है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। देर रात घर की कच्ची दीवार अचानक भड़बड़ा कर गिर गई, जिसमें बुजुर्ग मां, बेटा और 12 वर्ष का बच्चा दब गए। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक शकीला बानो और शरीफ की मौत हो चुकी थी। वहीं शाह मोहम्मद को अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सर, हमारे यहाँ जो है तो कच्चा मकान था। रात को 2 बजे, 1:30-2 बजे के लमसम घर गिर गया है। उसी के नीचे दबकर 2 लोग मर गए, एक बचिया भी मर गई, एक भतीजे को बचा लिया है, वो अभी ठीक ठाक है। 2 लोग, माँ खत्म हो गई, बड़ा भाई मेरा। देखिए, थाना सैनी के क्षेत्रांतर्गत अधुआ में रात्रि 2 बजे एक कच्ची दीवार गिरने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को वहां से निकाला गया। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक बचिया की भी मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है। यही कारण है कि पहाड़ों पर हो रही सर्दी का असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगभग आधा दर्जन रैन बसेरा और 4 दर्जन से अधिक स्थान पर अलाव की व्यवस्था करवाई गई है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की अगुवाई में नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगभग आधा दर्जन सार्वजनिक स्थानों पर, जिनमें से जिला अस्पताल, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, नगर पालिका जेल आदि जगहों पर लोगों की सहूलियत के मुताबिक रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिसमें असहाय, बेसहारा और यात्रियों को रुकने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक हिस्से में पुरुषों और दूसरे हिस्से में महिलाओं को रोकने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों के अलावा शहर के लगभग 4 दर्जन से अधिक स्थानों पर सर्दी से लोगों को बचाने के उद्देश्य से अलाव की व्यवस्था भी की गई है। इन स्थानों पर जिले और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी और कर्मी घूम घूम कर जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों और अलाव व्यवस्था को लेकर मुसाफिर और अन्य लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं रामपुर जनपद के कैमरी नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवस्थाओं के मामले में हालात काफी अलग नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ठंड से बचने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर अलाव की कोई खास व्यवस्था है और ना ही कंबल आदि लोगों में बांटे जा रहे हैं। किसी न किसी तरह से लोगों को स्वयं ही अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो शरद ऋतु है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ठंड में ना सड़क पर सोए और डिवाइडरों पर ना सोए। इसी के उपलक्ष्य में आज मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और एडीएम एफआर साहब के द्वारा तहसील सदर के जो शहरी क्षेत्र हैं, इनका भ्रमण किया गया है
आज हम लोगों के द्वारा रामपुर रेलवे स्टेशन पे और रामपुर जो राजकीय बस अड्डा है इस पर हम लोगों ने कंबल वितरण किया है और यहाँ पर जो रैन बसेरा बना हुआ है नगर पालिका के द्वारा उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज। नमस्कार।